नमस्कार, मैं हूं विकास कुमावत और आप देख रहे हैं द स्टोरी चैनल पर आफ्टर कोरोना इम्पैक्ट सीरीज का पहला एपिसोड। और आज का विषय है कोरोना के बाद रोजगार। इसमें हम बात करेंगे मजदूरों और नौकरी पेशा मध्यम वर्गीय लोगों के बारे में कि कोरोना के बाद इनका भविष्य क्या होगा। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं मजदूर तबके के लोगों से। कोरोना के कारण लाखों प्रवासी मजदूर शहरों से वापस अपने गांव में पहुंच रहे हैं और ऐसे में उनकी सबसे बड़ी चिंता है कि अब रोजगार कैसे मिलेगा। आपको बता दें कि भारत में अभी बेरोजगारी का आंकड़ा लगभग 27% तक पहुंच गया है। मतलब 100 में से 27 आदमी बेरोजगार है और कोरोना से पहले ये आंकड़ा 7% से भी कम था। भारत में लगभग 4 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं, जिनमें से 23 मई तक लगभग 75 लाख मजदूर अपने घर पहुंच चुके हैं। ऐसे में गांव में उनके रोजगार की समस्या तो है ही, इसके साथ ही जहां से मजदूर पलायन कर रहे हैं उन शहरों के उद्योगों पर भी प्रभाव पड़ा है। वहां मेन पावर की कमी के चलते फैक्ट्रियां वापस से शुरू नहीं हो पा रही है। अब बात करेंगे मजदूरों के उस वर्ग पर जो देश के बाहर दूसरे देशों में रहते हैं। तो इन मजदूरों की स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं है। अमेरिका ने पहले ही भारतीयों को दिए जाने वाले H-1B वीजा को बर्खास्त कर दिया है और अभी खबर आ रही है कि कुवैत भी अपने वहां से विदेशी मजदूरों की संख्या 70% से घटाकर 30% करने वाला है और इनमें एक बड़ा तबका भारतीय मजदूरों का है। आपको बता दें कि गल्फ स्टेट यानी बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE में कुल 85,33,512 भारतीय रहते हैं। तो ऐसे में अगर सब ने अमेरिका और कुवैत की तरह अपने यहां भारतीय मजदूरों की संख्या कम कर दी तो बेरोजगारी दर 27% से भी ज्यादा हो सकती है। ऐसे में मजदूरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी रोजगार पाने की और सरकार के सामने चुनौती होगी रोजगार देने की। तो मजदूर तबके के इन लोगों का भविष्य क्या हो सकता है, इस पर बात करने से पहले आते हैं नौकरी पेशा लोगों पर। यदि मैं भारत में सबसे अमीर आदमी की बात करूं तो किसका नाम दिमाग में आता है? जी हां, मुकेश अंबानी। इनकी कंपनी रिलायंस ने 2 मई को घोषणा की कि ये अपने सीनियर स्टाफ की तनख्वाह में 30 से 50% की कटौती करने वाले हैं। आप सोचिए कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति का यह हाल है तो बाकी कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की तनख्वाह में औसतन 50 से 60% की कमी आ सकती है और बहुत से लोगों की नौकरियां भी जा सकती है। तो अब बात करते हैं मजदूरों और मध्यम वर्ग पर कोरोना का क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले बात करेंगे मजदूरों की। यह तो हम जानते ही हैं कि भारत के पास स्किल लेबरिंग की कमी है। ऐसे में इनमें से ज्यादातर वे लोग हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। भारी बेरोजगारी के चलते इन लोगों में कंपटीशन बढ़ेगा और इनकी प्रतिदिन की औसत मजदूरी में कमी आएगी। इसके साथ ही स्किल्ड लेबर की बात करें तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही फर्क पड़ने वाला है। तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है? सरकार का कहना है कि मजदूरों के लिए सरकार पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है और इसके लिए सरकार ने मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त योगदान की घोषणा भी 20 लाख करोड़ के पैकेज में कर दी थी। मनरेगा से एक वीडियो हमें याद आ रहा है, पहले यह देख लीजिए। कभी कभार ये कहा जाता है कि आप मनरेगा बंद कर देंगे या आपने मनरेगा बंद कर दिया है। मैं इतना तो जरूर विश्वास करता हूं कि आप लोग, बाकी विषयों में मेरा क्षमता के विषय में शक होगा, आपका अभिप्राय भी अलग अलग हो सकता है। अभी इसमें मोदी को ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसमें कम अनुभव है, सब होगा। लेकिन एक विषय में आपको जरूर, एक विषय में आप मानते होंगे कि मेरी राजनीतिक सूझबूझ तो है। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा।
इस वीडियो में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मनरेगा एक विफल योजना थी। तो अब आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि यदि विफल योजना थी तो क्यों सरकार इस पर पैसा खर्च कर रही है। इसका जवाब है कि यदि सरकार अभी कोई और योजना बनाती तो गरीबों तक इसका फायदा पहुंचाने में काफी लंबा समय लगता। तो जो योजना पहले से चली आ रही है उसी पर काम करना ज्यादा बेहतर है। तो क्या मनरेगा वाकई एक विफल योजना है? जवाब है नहीं। यकीन मानिए, आजादी के बाद मनरेगा पहली ऐसी योजना थी जिसके तहत गरीबों के हाथ में सीधा पैसा पहुंचाया गया था। आपने अभिजीत बनर्जी का नाम तो सुना ही होगा, अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार विजेता। इन्होंने भी ऐसी ही योजनाओं पर जोर देने के लिए कहा जिनमें गरीबों के पास सीधा पैसा पहुंचाया जाए। तो मनरेगा में कमी कहां थी? कमी थी इसके निरीक्षण में और मनरेगा में दिए गए काम में। निरीक्षण की कमी के चलते इस योजना में भ्रष्टाचार बढ़ा और योजना के अंतर्गत खुदवाए गए तालाब और गड्ढे आज किसी काम में नहीं आ रहे हैं। इसमें अच्छा होता कि सरकार गड्ढा खुदवाने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कॉन्ट्रैक्ट लेबरिंग पर ज्यादा ध्यान देती। और अभी की सरकार से भी हमारा यही कहना है कि मनरेगा का निरीक्षण ठीक से किया जाए और पहले की तरह गड्ढे ना खुदवाकर मजदूरों को कुछ ऐसा काम दिया जाए जो भविष्य में काम आए। आपने जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह का नाम तो सुना ही होगा। 1920 के दशक में जब लगातार 3 वर्षों तक बरसात नहीं हुई तो उस क्षेत्र के किसानों को रोजगार देने के लिए इन्होंने 1928 में उम्मेद भवन की नींव रखी, जो आज एक 5 स्टार होटल है। सोचिए, अगर वो उस समय गड्ढे खुदवाते तो क्या होता। तो ये तो थी बात मजदूर वर्ग के लोगों की। अब आते हैं मध्यम वर्ग पर और सवाल है, सरकार मध्यम वर्ग नौकरी पेशा लोगों के लिए क्या कर रही है? जवाब है कुछ नहीं। जी हां, आपको बता दें कि भारत की लगभग 28% जनसंख्या मध्यम वर्ग के अंतर्गत आती है। नौकरी पेशा मध्यम वर्ग में आने वाला आम आदमी जो अपनी आय का एक मोटा हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में देता है, उसके लिए सरकार ने अभी तक कोई राहत नहीं दी है। हां, एक राहत दी है, ITR भरने की अंतिम तिथि 30 नवंबर कर दी है ताकि मध्यम वर्ग को ITR भरने में कोरोना के कारण किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और सरकार के अनुसार मध्यम वर्ग एकदम मजे में है, उन्हें किसी प्रकार की राहत की जरूरत नहीं है। उन्हें अपनी नौकरी जाने या परिवार को पालने की चिंता नहीं है। उन्हें एक ही चिंता है, ITR भरने की, और सरकार उससे राहत दे चुकी है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, क्यों हमारी सरकार बार बार इस मध्यम वर्ग को भूल जाती है? मध्यम वर्ग याद आता है तो सिर्फ चुनाव और आयकर जमा करने के समय पर। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।